डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी से, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में फार्माकोलॉजी विभाग में सहायक प्राध्यापक के तौर पर कार्य कर रही हैं। और इनसे आज की हमारी बातचीत का विषय है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एक मूक महामारी। मैडम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हम किस तरह समझ सकते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का अर्थ है कि जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, इनका मेन उद्देश्य है एंटी माइक्रोबियल्स को मारना या उनकी ग्रोथ को रोकना। माइक्रोब्स हमारे पास 3 प्रकार के हैं, बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई। इसी प्रकार हमारे पास इन्हीं के अगेंस्ट काम करने के लिए मेडिसिन्स हैं, जिनको हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स बोलते हैं। सिंपल टर्म में हम इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इसका अर्थ है कि जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारने में सक्षम नहीं रही, वो हो गए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जी, और एंटीबायोटिक्स लेने की रेजिस्टेंस कैसे होती है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नॉर्मल फिनोमिना है। ग्रेजुअली जब कोई भी माइक्रोब्स को हम एंटीबायोटिक देते हैं तो धीरे धीरे वो उनके अगेंस्ट ऐसे काम करते हैं कि वो एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं घुस पाती, या अगर घुस जाती है एंटीबायोटिक के अंदर तो वो उसके टारगेट साइट पर बाइंड नहीं करती है, या वो घुस जाती है, बाइंड भी करती है, लेकिन एंटीबायोटिक उसको बाहर वापस फेंक देता है। माइक्रोब्स उसको बाहर वापस फेंक देते हैं। इसकी वजह से एंटीबायोटिक्स उनको मार नहीं पाती हैं और रेजिस्टेंस डेवलप होती है। ये चिंता का विषय इसलिए है कि इस प्रोसेस में काफी लंबे समय लगता है, लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं तो समय से पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और जब हमको इन माइक्रोब्स से इन्फेक्शन होता है तो हम उस इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर पाते हैं और पेशेंट की कंडीशन जैसी की तैसी रहती है और पेशेंट सफर करता है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बीच फर्क क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ब्रॉड टर्म है जिसमें रेजिस्टेंस टू मेडिकेशन अगेंस्ट वायरस, फंगाई और बैक्टीरिया तीनों शामिल है। जब हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं तो सिर्फ बैक्टीरिया में जो ड्रग्स से रेजिस्टेंस होता है उसकी बात करते हैं। हम अपनी इस बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में आज की हमारी बातचीत का विषय है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एक मूक महामारी। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू अग्रवाल, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में फार्माकोलॉजी विभाग में सहायक प्राध्यापक के तौर पर कार्य कर रही हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक्स, जब इस तरह की हम दवाएं लेते हैं तो इन दवाओं को लेते वक्त किस तरह की अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है हमें, जिससे कि रेजिस्टेंस ना हो? जी, सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। जो भी एंटीबायोटिक्स आप ओवर द काउंटर लेते हैं या बिना प्रेस्क्रिप्शन के लेते हैं, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ावा देने के लिए एक मेजर कारण है। दूसरा, जब डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं तो आप देखेंगे कि प्रेस्क्रिप्शन में लिखा रहता है 3 डेज या 5 डेज, तो हमें उसे पूरी ड्यूरेशन के लिए लेना चाहिए। अगर हमारा इन्फेक्शन 1 दिन में ठीक हो गया या 2 दिन में ठीक हो गया तो हमें बीच में मेडिसिन बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन का इफेक्ट जो डिसाइडेड है वो उसके ड्यूरेशन पर डिपेंडेंट है। तो अगर 5 डेज लिखा है तो आपको 5 डेज लेनी चाहिए। तीसरा, जो डोज लिखा है, कई बार हमें लगता है कि गोली बहुत बड़ी है तो चलो आधी ले लेते हैं, ये गलत है। आपको पूरा डोज अपने शेड्यूल टाइम से जितने घंटे के डिफरेंस से लेना है वो लेनी चाहिए। तीसरा, एंटीबायोटिक्स लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि सिर्फ एंटीबायोटिक लेने से ही काम नहीं चलेगा। आपको साफ सफाई, हैंड हाइजीन
इनका भी ध्यान रखना है जिससे कि इन्फेक्शन दूसरों को ना फैले। जी, अब आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि दवा लेते वक्त हम यदि अपने देश की बात करें तो जो गलत प्रैक्टिसेस हैं वो क्या क्या हैं जहां पर हमें खास तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता आप महसूस करती हैं? भारत एक सबसे लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एंटीबायोटिक्स का विश्व में और मेजर सप्लायर है बाकी देशों में। बाकी देशों में रेगुलेशंस ये है कि वहाँ पर बिना प्रेस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं मिलती है, लेकिन हमारे देश में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं लेकिन लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं। एक तो हमारे देश में इतनी गरीबी है कि जब इन्फेक्शन होता है तो लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय फार्मासिस्ट के पास दुकान से अपनी मर्जी से दवा ले लेते हैं कि मेरे भाई ने ली थी पिछली बार तो मैं भी खा लेता हूँ, ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये गलत है। दूसरा, हमारे देश में इतना मैन्युफैक्चरिंग है कि कई बार क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, तो कई बार मेडिकेशंस जो मिल रही हैं मार्केट में उनमें कुछ इश्यूज रहते हैं, तो 500 मिलीग्राम की डोज में या तो कम एंटीबायोटिक रहता है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, तो वो भी एक रेजिस्टेंस का कारण है। कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ दवाएं हमारे शरीर को बर्दाश्त नहीं होती और कई बार ऐसी दवाओं को लेते वक्त हमारा शरीर विरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ऐसी स्थिति आने पर हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने डॉक्टर से दोबारा सलाह करें और डॉक्टर ज़रूरत के हिसाब से आपकी मेडिसिन चेंज कर देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली लिखा रहता है कि रिव्यू SOS, जो लोग समझते नहीं है उसका मतलब यही होता है कि ज़रूरत पड़ने पर आप दोबारा आएँ और हम मेडिसिन को चेंज कर देंगे। तो उस समय डॉक्टर इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि वो किस मेडिसिन से रिप्लेस कर रहे हैं, किस एंटीबायोटिक को। हमारे पास 3 ग्रुप की एंटीबायोटिक्स हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, जैसे कि एक्सेस ग्रुप जो हमेशा उपलब्ध रहती हैं और उनसे रेजिस्टेंस कम होता है। सेकेंड ग्रुप है वॉच ग्रुप जो कि सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग होती हैं और उनसे रेजिस्टेंस डेवलप होने की क्षमता ज़्यादा है। थर्ड ग्रुप है रिजर्व ग्रुप, जब हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक से पेशेंट को फायदा नहीं हो रहा है, तभी थर्ड लाइन ड्रग जो कि वॉच ग्रुप की ड्रग है उसको यूज करते हैं। ये यूजुअली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करती हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपको एक्सेस ग्रुप की जो एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, डॉक्सीसाइक्लिन, वो उन्हीं को आपस में चेंज करेंगे। अगर वॉच ग्रुप की हैं जैसे कि हमारे पास हैं फ्लूरोक्विनोलॉन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या सेफेक्सिम, एजिथ्रोमाइसिन, तो वो आपस में उन्हीं को चेंज करेंगे। और लास्ट जो थर्ड ग्रुप की ड्रग है जैसे कोलिस्टिन और लाइनेजोलिड, ये रिजर्व ग्रुप की ड्रग्स हैं। इनको यूजुअली जब हमारे पास कोई उपाय नहीं रहता तभी हम इनको यूज करते हैं। तो जब पेशेंट बिना डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लेते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट लाइन ड्रग ले लेते हैं और फिर फार्मासिस्ट उनको सेकेंड लाइन भी दे देता है और थर्ड लाइन भी दे देता है। तो वही एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो रेजिस्टेंस कराते हैं। फिर डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आपका स्वागत है और इस कार्यक्रम में आज की हमारी बातचीत का विषय है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एक मूक महामारी। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू अग्रवाल, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में फार्माकोलॉजी विभाग में सहायक प्राध्यापक के तौर पर कार्य कर रही हैं। मैडम, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत की यदि हम बात करें तो यहाँ पर रोगाणुरोधी यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रतिरक्षा का दबाव क्यों है? भारत एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है। आज की तारीख में हम विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। ऐसे में जो हमारे पास एरिया है वो तो फिक्स्ड है। इससे क्या हो रहा है, ओवर क्राउडिंग हो रही है। ओवर क्राउडिंग की वजह से जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इन्फेक्शंस हैं, वो इजीली स्प्रेड हो जाते हैं एक दूसरे को। इसी वजह से हमारे देश में इन्फेक्शियस डिजीजेस की संख्या काफ़ी है। दूसरा चीज़, अवेलेबल ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, ये भी बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों स्थितियां मिलके, एक तो ओवर क्राउडिंग, दूसरा
अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। तीसरा एक और कारण है हैंड हाइजीन, जो सैनिटेशन एंड हैंड हाइजीन की कमी है। आज की तारीख में पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि सबको खाना खाने के पहले हाथ धोना है, कोई भी एक्टिविटी करने के पहले हाथ धोना है, और हाथ धोने के स्टेप्स सिखाए जा रहे हैं आमतौर पर पब्लिक को भी। तो इस चीज़ का अभाव है, इस वजह से हमारे यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे पास आंकड़े नहीं हैं जैसे कि यूएस और यूरोप में, लेकिन अगर हम सही तरीके से एनालिसिस करेंगे तो हमारी स्थिति उन देशों से शायद और बुरी होगी, और आगे चल के हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर हम पेनिसिलिन के पहले की स्टेज थी, कि हमारे पास कोई भी एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं होगी कॉमन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, और इन्फेक्शन से मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों ही बढ़ जाएगी। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का पता किस प्रकार लगाया जाता है? इसके लिए तो लेबोरेटरी टेस्ट्स करने रहते हैं, पीसीआर एनालिसिस होता है, जीन कोडिंग से कर सकते हैं, पर ये थोड़ी सी हाई एंड लेबोरेटरीज में होता है। फॉर ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास सीबीनैट मशीन्स हैं जिससे हम रेजिस्टेंस का पता कर सकते हैं, लेकिन इससे बाकी एंटीबायोटिक्स का पता नहीं चल पाता है। तो जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान है और WHO का ग्लोबल एक्शन प्लान है, उसके तहत गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन ये भी है कि हमको डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है, जिससे कि हम पता लगा सकें कि जो इन्फेक्शन हमारे यहाँ हो रहे हैं या पेशेंट को जो इन्फेक्शन है वो किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है और किस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है। इससे हम एकदम पर्सनलाइज्ड उसको एंटीबायोटिक, और मुझे विश्वास है कि जो पेशेंट्स हैं उन्हें पता है कि रोज सुबह उठ के 8 से 10 गोलियां खाना कितना मुश्किल है, लेकिन अगर हम अभी भी नहीं जागे तो शायद आगे चल के 10-12 मेडिसिन या 20-25 भी इस चीज के लिए सहायक नहीं होंगी, तब हम क्या करेंगे। इसलिए एकदम सही समय है कि हम जागें। सबसे पहले हैंड हाइजीन करें, खुद को साफ रखें। दूसरा, एंटीबायोटिक्स बिना प्रेस्क्रिप्शन के ना लें, और तीसरा, जितना समय दी हो उतने समय के लिए खाएं। मैं आपका ध्यान एक और चीज पर आकर्षित करना चाहती हूँ कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की ही प्रॉब्लम नहीं है ये। आज की तारीख में जो हमारे पोल्ट्री हैं या मीट जहाँ से हमें मिलता है, पिग फार्मिंग से जुड़े लोग हैं जी, पिग फार्मिंग या इन सब में, तो आप देखेंगे कि जब जो मुर्गियां हैं उनको कितनी ओवरक्राउडेड सिचुएशन में रखते हैं, तो वो यूजुअली बहुत बीमार रहती हैं, और उनको जिंदा रखने के लिए इंसान से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स एनिमल्स को दिया जाता है, और ये जब वो फीसेस या यूरिन पास करते हैं तो वो हमारे सॉइल में चला जाता है। फिर वहाँ पर जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको हम वेजिटेबल्स के तौर पे खाते हैं। तो ये एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है कि एनिमल्स में भी जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं वो ह्यूमन को भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम देते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। कई बार हम देखते हैं कि कई ऐसी गंभीर या जटिल बीमारियां होती हैं जहां पर हमें लंबे वक्त तक के एंटीबायोटिक लेनी पड़ सकती हैं।
अगर ऐसा हो उस वक्त हमें किस तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी? जब लंबे समय तक एंटीबायोटिक ले रहे हैं आप, तो जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखें। इम्यून बूस्टर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ये आपको देते रहते हैं। प्लस पेशेंट को आइसोलेशन में रखते हैं जिससे कि वो उसको और सीवियर इन्फेक्शन ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और रेगुलरली टेस्ट होते हैं कि कहीं लंबे एंटीबायोटिक कंजम्पशन से उसके वेरियस ऑर्गन्स पे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अपने देश की यदि हम बात करें तो बहुत बड़ा जो आबादी का हिस्सा वो गाँव में बसा हुआ है और वहाँ पर आज भी सूचना शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव दिखाई देता है। वहाँ पर इस तरह की दवाएं लेने की एक आदत से बनी हुई है। ये जो एक तरह की प्रैक्टिस है जो चली आ रही है लंबे समय से, इसे हम किस तरह से रोक सकते हैं या इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? हमारे देश में सच में ये एक बहुत बड़ा इशू है। और दूसरी बात, गांव में प्रशिक्षित डॉक्टर्स नहीं हैं। वहाँ पर जो बिना डिग्री वाले डॉक्टर्स काफ़ी हैं और वो लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की इंफॉर्मेशन से जो भी लेटेस्ट एंटीबायोटिक आती है वो यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन लोगों को भी जागरूक करना है कि आप फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स ही प्रेस्क्राइब करें। गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि गांव में भी डॉक्टर्स पहुंचे, लेकिन कहीं कहीं ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी वहाँ पर फार्मासिस्ट्स हैं या कंपाउंडर हैं या नर्सिंग स्टाफ है या जिसे हम क्वैक कहते हैं वो हैं, तो उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो पहले फर्स्ट लाइन या एक्सेस ग्रुप की ड्रग्स ही प्रेस्क्राइब करें। बाद में अगर पेशेंट उससे ठीक ना हो तो उसको हायर सेंटर रेफर करना ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड कि वो वहीं पर उसको हायर एंटीबायोटिक्स देते रहें। नॉलेज के हिसाब से जो टैबलेट्स हैं उनकी एक्सपायरी थोड़ी ज़्यादा लंबी रहती है, सिरप्स की कम रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्सपायरी डेट नहीं भी हुई होती है, लेकिन उनके इम्प्रॉपर स्टोरेज से, कि आपने उसको फ्रिज के ऊपर रख दिया जो कि गर्म है, आपने खिड़की के पास रख दिया जहां पर धूप आ रही है, या आपने किचन में सिंक के पास रख दिया जहां की नमी है, ऐसी स्थिति में एक्सपायरी डेट के पहले ही ये मेडिसिन एक्सपायर हो जाती हैं। ये इनका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर स्टोरेज। अगर एक बार स्पेशली एंटीबायोटिक्स के लिए अगर एक बार शीशी खुल गई है तो उसको 5 to 7 डेज के अंदर कंज्यूम करना है और उसके बाद उसको डिस्कार्ड करना है, ना कि यूज करना है। जी, छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक्स देते वक्त किस तरह की सावधानी हमें रखनी चाहिए? सभी के लिए सेम रूल है, जो उनका ड्यूरेशन प्रेस्क्राइब्ड है उतना ही देना है और जो डोज प्रेस्क्राइब्ड है उतना ही देना है। और कोई बात जो हमारी बात दौरान छूट रही हो और जिसे आप बताना चाहती हूँ? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का फैलने का एक और रीज़न है कि हमारे देश में कोई गाइडलाइन नहीं है कि हमें मेडिसिन्स को कैसे डिस्पोज करना है या कैसे उसे फेंकना है। आमतौर पर हम उसे अपने कचरे डब्बे में फेंक देते हैं। फिर क्या होता है कि जहाँ पर कचरा इकट्ठा करके ले जाया जाता है वहाँ तो प्रॉपर तरीके से इंसिनरेशन होता है या डिकम्पोजिंग होती है उसकी, लेकिन जहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है तो वो दवाइयाँ सड़क किनारे, खेतों में ऐसे फेंक दी जाती हैं। फिर वो हमारे सॉइल में चली जाती हैं, पानी की सोर्स में चली जाती है, नदी में चले जाता है। लोगों से अक्सर ये सुनने को मिला है कि हम उसको टॉयलेट में फ्लश कर देते हैं, तो फिर वो हमारे वाटर बॉडीज में चली जाती हैं और इस तरीके से भी समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एक मूक महामारी। इस विषय पर डॉक्टर मंजू अग्रवाल से पंकज मिश्राम